Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा। हम लोगों ने एक फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया था कि क्या क्या आपको साल भर जो आपके कोर्स में है सिलेबस में पढ़ना है, और यूनिट वाइज हमने देखा था क्या क्या हम पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट यूनिट था उसका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना, उसका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कि कैसे थ्योरीज, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर्ड्स की जो थ्योरीज हैं, थॉमसन की, इन सब के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, किस तरह थ्योरीज आई, और एक जो आज का स्वरूप है, जो मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरीज हैं, वो उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस किया था। तो आज से हम विधिवत रूप से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो शुरू करेंगे। जस्ट ए मिनट, मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूं। ओके, तो हमने ये शुरू कर दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपका चैप्टर था, ये सब हम पढ़ चुके थे, और यहाँ मैंने आपको लाके लास्ट टाइम पे छोड़ा था। तो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। तो अब तक हम ये जानते थे डी ब्रोगली से पहले की अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कण होता है, पार्टिकल होता है, एक कण है या पार्टिकल है। तो जब डी ब्रोगली आए तो 1924 में उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के साथ में तरंगीय प्रकृति भी रखते हैं। जैसा कि आइंस्टीन ने बताया था कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है जो, उसका भी ड्यूल नेचर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लाइट होता है वो भी कणीय प्रकृति भी रखता है और तरंगीय प्रकृति भी रखता है। ये प्रकाश के गुण होते हैं। जैसा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है वो उसकी पार्टिकल नेचर में आता है। ठीक है, जबकि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आदि जो होता है वो उसके तरंगी गुण में आता है। तो यहाँ तक तो ठीक था जब तक हम आइंस्टीन की बात करें, लेकिन डी ब्रोगली ने आगे बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं जो गतिशील हैं, उनमें भी ड्यूअल नेचर पाया जाता है। और ड्यूअल नेचर किस तरह होता है, तरंग और कण की तरह का। तो यहाँ से जो हमारी बोर की थ्योरी थी वो फेल होना शुरू हुई, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ये दो थ्योरीज मैंने आपको बताई थी, एक तो डी ब्रोगली थ्योरी और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो डी ब्रोगली थ्योरी पे ही डिपेंडेंट है। देखो, डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन में भी तरंगीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं तरंग के आधार पर हाइजेनबर्ग ने बताया कि इसका स्थिति और वेलोसिटी एक साथ ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली की परिकल्पना, डी ब्रोगली का समीकरण, डी ब्रोगली का सिद्धांत जो भी है। ठीक है, उसके बाद में हम उसकी उपयोगिता देखेंगे, उसको किस तरह प्रूव किया जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन को, उसको देखेंगे। उसका एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है जिससे निकल के आता है जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो विकिरण होते हैं, जो कि आइंस्टीन ने कहा था कि विकिरणों में ड्यूल नेचर होता है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, कण और तरंग का, उस तरह डी ब्रोगली ने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है। पहली चीज तो ये, और जो गतिमान है, ठीक है, इनमें भी ड्यूल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। कौन कौन सी, एक कणीय और एक तरंगी, दो प्रकृति पाई जाती है ना। तो अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करें तो, अच्छा यहाँ एक चीज और बता दूं, वैसे आगे डिस्कस करेंगे कि दो तरह की वेव्स होती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनको हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये वो तरंगे थी जो कि प्रकाश से संबंधित है ना, प्रकाश, लाइट से संबंधित है। यहां पर डी ब्रोगली ने एक नई तरंग की परिकल्पना दी जिसे उसने कहा द्रव्य तरंग।
द्रव्य तरंग। तो जैसे कि प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है, एक तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जिसमें कि वो कणीय प्रकृति दिखाता है, दूसरा होता है जिसमें वो विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब दिखाता है, वो उसकी तरंगी प्रकृति होती है ना। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल हैं, वो हमें अगर देखें तो हमें उसमें मास है क्योंकि, तो हमें वो लगता है कि वो एक पार्टिकल है, लेकिन वो एक तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। पर वो तरंग वो वैसी तरंगे नहीं है जो कि प्रकाश की तरंगे होती हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं द्रव्य तरंग, जिसमें कि एक पार्टिकल जो होता है, छोटा पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, उससे ही संबद्ध होती है। तो किसी भी द्रव्य जैसे इलेक्ट्रॉन या छोटे पार्टिकल जो भी है, उनसे संबद्ध ये खुद पार्टिकल ही अपने आप में चल रहा है, ठीक है। ये कहलाती है द्रव्य तरंगे। इसको थोड़ा अगर अपन आगे और डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आके ड्यूअल नेचर इसका पार्टिकल का, वो एक तो ये वेव नेचर हो गया और पार्टिकल नेचर हम जानते ही हैं, है ना। तो अब प्लैंक्स का इक्वेशन था E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हम जानते हैं। तो प्लैंक्स का इक्वेशन क्या कर रहा है कि ऊर्जा जो होती है उसको सीधे सीधे संबंधित कर रहा है किससे, आवृत्ति से। और आवृत्ति किसका गुण है, आवृत्ति गुण होता है तरंग का, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू हम ये जानते हैं, ये भी होता है 1/लैम्डा। तो वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक तो हो गया प्लैंक्स का समीकरण E इज इक्वल टू एच डी। दूसरा समीकरण यहाँ पर था आइंस्टीन का, जिसमें आइंस्टीन, जिसने कि आइंस्टीन वो थे जिन्होंने कि प्रकाश के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था। तो यहाँ पर उन्होंने एनर्जी और मास को कोरिलेट किया था। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है, ओके। ये था आइंस्टीन का नियम। यहाँ पर m उस फोटोन का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। तो डी ब्रोगली ने इन दोनों समीकरणों को और जो बोर का कॉन्सेप्ट था mvr इक्वल टू NH/2 उन सबको मिला करके एक इक्वेशन दी, ड्राइव की, जिसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला तो हो गया जो हमारा समीकरण है वो हो गया E इज इक्वल टू एच जी। दूसरा हो गया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। दोनों ऊर्जा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट किया गया है, यहाँ पर मास से कोरिलेट किया है। एक पार्टिकल नेचर दिखा रहा है और एक वेव नेचर को दिखा रहा है ना। तो अब दोनों समीकरण की तुलना की गई, तो क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। एक हो गया प्लैंक्स का, दिस वन, ये हो गया आइंस्टीन का। और इसको सॉल्व करें हम तो एम सी इज इक्वल टू एच डी अपॉन सी, एक सी यहाँ से जो था स्क्वायर से वो इसके नीचे आ गया, एच डी अपॉन सी, है ना। बट मैंने आपको बताया न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, ओके। तो न्यू अपॉन सी दैट इज इक्वल टू 1/लैम्डा, है ना। तो ये जो होता है इसको हम यहाँ यूज करेंगे और यहाँ न्यू अपॉन सी जो था इसकी जगह 1/लैम्डा को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, एच अपॉन लैम्डा। जो न्यू अपॉन सी है उसकी जगह हम लिख दिया 1/लैम्डा, है ना। ये यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया, ये प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, है ना, ओके। तो ये हो गया एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा अगर हम निकालें यहाँ पर दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है जो कि वेव का नेचर है, तरंग दैर्ध्य जिसे हम कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य किसी भी तरंग में दो जो ट्रफ्स होते हैं, गर्त होते हैं या फिर जो उच्छिष्ट होते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहलाता है। एच क्या है, एच यहाँ पे प्लैंक्स का कांस्टेंट है। सी क्या है, सी लाइट की वेलोसिटी है, 3 × 10⁸। एम मैंने बताई दिया आपको, मास ऑफ द फोटोन हो गया, एच अपन एम सी। तो ये यहाँ पर जैसे एम सी लिया है, ठीक है, फोटोन को लिया है, तो ये एम सी जो फोटोन का मास है, अगर यहाँ हम देखें तो ये इसका मीनिंग एम सी का वैसे ही होता है जैसे एक सिंपल पार्टिकल हमने उसके लिए वेलोसिटी एम भी ले लें और ये मास हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी,
और हम जानते हैं कि जो p होता है संवेग, दैट इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है संवेग। तो अगर हम यूं देखें तो हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन डी ब्रोगली की इक्वेशन कहलाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताया जा रहा है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p के हिसाब से ना। यहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p है मोमेंटम ऑफ संवेग। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए उसके वेवलेंथ और उसके मोमेंटम के बीच में संबंध बताती है। और वो संबंध क्या है? वो संबंध है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो छोटे पार्टिकल के मोमेंटम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है जिसमें उसने आइंस्टीन और प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स का जो इक्वेशन है, दोनों को काम मिले, दोनों को इक्वलाइज किया और उससे निकल के आया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और h अपॉन mv और h अपॉन mc। ये तीनों ही रूप डी ब्रोगली इक्वेशन के ही तरीके हैं बताने के। अब इसको प्रूव कैसे करें कि जो डी ब्रोगली ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल नेचर है, जो हमें पता है कि होता है उसका पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन का मास है उसमें, वो वेव नेचर भी दिखाता है। ये कह तो दिया, लेकिन उसको प्रूव कैसे करें? तो उसको प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर ने। इसका एक एक्सपेरिमेंट है और ये प्रूव किया। डी ब्रोगली जो इक्वेशन दिया, उस उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उसके 3 साल बाद वो डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया कि जो डी ब्रोगली कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली भी फिजिबल है, प्रैक्टिकली भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो वो कैसे किया? 1927 में अमेरिकी भौतिकविद थे क्लिंटन जी डेविडसन एंड लेस्टर जर्मेन। तो उन्होंने इस सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने किया क्या? डिफ्रैक्शन स्टडी की। उन्होंने निकल का एक क्रिस्टल लिया, उस पर इलेक्ट्रॉन की एक बीम डाली, ठीक है, और डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी किया। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने दिखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक्स रेस का होता है। तो ये इस तरह उन्होंने प्रूव किया कि अगर एक्सरे डिफ्रैक्टेड होती हैं और एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उनमें, क्योंकि वो वेव नेचर है, वेव है वो एक, तो ऐसे ही अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसमें भी ड्यूल नेचर है। ये डेविसन जर्मर का एक एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था थी, प्रैक्टिकल जो व्यवस्था थी उनकी। तो ये क्या किया है उसने? इसके जो भाग देखे, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन गन होती है इसमें, ठीक है, ये सारा वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है, इस सब में वैक्यूम है, निर्वात है, निर्वात है सब में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिसपे कि टंगस्टन जो होता है उसका फिलामेंट है, सिंपल जो हमारे बल्ब होता है उसके अंदर लगा होता है, उसको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तेजी से। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको यहाँ पर एक्सेलरेट किया जा रहा है, त्वरित लगे हुए हैं, 2 प्लेट्स लगी हैं डिफरेंट चार्ज की, प्लस माइनस की, तो वो इलेक्ट्रॉन को और तेज उसको भेज रही हैं, ठीक है, आगे इसको एक्सेलरेट कर रही हैं आगे जाने के लिए। आगे जाकर यहाँ पर एक पैरेलल छेद है, उस पैरेलल छेद से सीधी हो जा रही है ताकि ये जाके एकदम स्पॉट पे टकराए जहां हम चाह रहे हैं इसको। उसके आगे यहाँ रखा है निकल क्रिस्टल, ये निकल टारगेट रखा है, ये निकल का क्रिस्टल है, ठीक है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, बीम इस निकल क्रिस्टल पे टकराया और उसका हो गया डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन होकर कहाँ जाएगी? ये डिटेक्टर के पास। तो ये जो रेज जा रही है, ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर मूवेबल है, तो हमें मूव करके देखना पड़ेगा कि रे टकरा के आ कहाँ रही है ना, ठीक है। तो डिटेक्टर में पूछेगी, डिटेक्टर में पहुंचते ही अपना सिग्नल दे देगी। ये इसकी कार्यविधि के बारे में हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, फिलामेंट को पहले गर्म किया, इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा, एक्सेलरेटर द्वारा उसको तेज किया, इसको पैरेलल जो समांतरकारी छिद्र लगे उससे निकला, सीधा निकलेगा, तेजा निकाल के टकराएगा निकल की क्रिस्टल की प्लेट पर।
और टकराने के बाद क्या होगा, इसका डिफ्रैक्शन होगा या विवर्तन होगा। ठीक है, विवर्तन कहा जाएगा डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर जुड़ा है एक धारा मापी से। ठीक है, तो धारा जब होगी, उस धारा को हमने कोरिलेट कर दिया है उस डिफ्रैक्शन से, कितना इंटेंसिटी आ रहा है। ठीक है, तो जो तीव्रता है वो उस डिटेक्टर में जितनी धारा आएगी उससे कोरिलेट कर दिया है। उनके बीच ग्राफ खींचते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो सेम वैसा ही जैसा कि एक्सरे का होता है। तो हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी गतिज ऊर्जा को हम इस तरह दिखा सकते हैं ईवी, जहां पर ई हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वी वो वोल्ट है जिससे कि उसको एक्सलेट किया जाता है। वी वोल्ट हमारे हाथ में, कितना हम वोल्ट बढ़ाते हैं जिससे उसको एक्सलेट करें, ये हम उस जो सेटअप है उसमें हम वोल्ट को बढ़ा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये हम जानते हैं। ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कितना वोल्ट उसको दिया और कितना उसका आवेश है उसी तेजी से हो जाएगा। दूसरी चीज है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम दिखा सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है, ये इसका तरीका है। हाफ एम वी स्क्वायर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा होती है। इन दोनों को अगर हम इक्वलाइज करें, ईवी एक वोल्ट में दिखाया है और एक मास इंटू वॉल्यूम में दिखाया है। ठीक है, वी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 2 EV अपॉन एम। तो सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया। देन क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको हमने v लिख दिया है और ये अंडर रूट के अंदर आ गए, 2v अपॉन एम अंडर रूट हो गया है ना। नाउ इस v इज इक्वल टू 2 EV अपॉन एम, जो अंडर रूट है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि m से इसको मल्टीप्लाई किया हमने और m से ही डिवाइड कर दिया गया है। इससे हुआ क्या कि ये m इंटू एम अंडर रूट में हमारे पास आ गया, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन एम एंड 2 EVm अंडर रूट। डी ब्रोगली समीकरण वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और एम सी। वी हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, एच अपॉन एम वी, फिर वेलोसिटी हो गया। तो इस लैम्डा में हम वैल्यू रख देंगे यहाँ से इस वेलोसिटी की, वी की, तो वो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी में इस वी का मान हमने रखा दैट इज एच अपॉन 2 EVm एंड अंडर रूट। ये वी क्या है, वेलोसिटी नहीं है, ये दिस इज वोल्ट जिससे उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो अगर हम 10 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक उस इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको एक्सेलरेट करें, उसको वोल्ट बदले उसको तेज करें, तो जो लैम्डा होता है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 3.877 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1226 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ये वैल्यूज हमें कैसे पता चली? वोल्ट हमें पता है क्योंकि हम खुद ही उसको बढ़ा रहे हैं। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है हमें पता है, एम ये भी हमें पता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर पता है तो हम ये वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये जो वेवलेंथ निकल के आती है ये उसी क्रम की है जिस क्रम की वेवलेंथ एक्सरेज की होती है। ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल होते हैं सूक्ष्म और गतिमान, ये कंडीशन है दो, माइक्रोस्कोपिक एंड मूवमेंट में है जो, तो उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो भी उसी क्रम की जैसे कि एक्स किरण की होती है। तो जैसे एक्स किरण का डिफ्रैक्शन होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन हो रहा है और डिफ्रैक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। तो ये प्रूव किया डेविसन एंड जर्मन ने, क्योंकि डिफ्रैक्शन एक वेव का नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव नेचर रखता है। ओके, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन पे ब्रेक समीकरण भी लगा सकते हैं दैट इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। डी क्या होता है? डी दो क्रिस्टल फलक जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस होगी सपोज। एन पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 7 8। लैम्डा हम जानते हैं अधिकतम तीव्रता पर जो तरंग दैर्ध्य है, और थीटा उसका एंगल है डिफ्रैक्शन का। यहाँ टकराएगी इलेक्ट्रॉन, ये निकल क्रिस्टल है, इसे टकरा के जाएगा, ये थीटा ये इसका एंगल है। ठीक है, तो ये भी हम उस पर लागू कर सकते हैं। तो डेविसन जर्मन ने इस तरह प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी वेव नेचर पाया जाता है। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों के बारे में। तो आज हमने पढ़ा, एक तो डी ब्रोगली ने आइंस्टीन और प्लैंक्स के जो इक्वेशंस थी E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उन दोनों को मिलाकर अपना एक इक्वेशन दिया जिसे डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली समीकरण के नाम से हम जानते हैं।
और वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू सिंपली h/mc और h/mv और h/p, जहाँ पर p हमारा संवेग है। तो अगर हम बोलें डी ब्रोगली समीकरण क्या बताता है, तो वो बताता है तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच में जो संबंध है उसको बताता है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो संवेग होता है उसके, है ना। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन बताता है। उसके बाद में हमने इसका सत्यापन देखा। डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया निकल क्रिस्टल के ऊपर, और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया वो वैसा ही था जैसा कि एक्स किरण के अंदर आता है। तो वो कह पाए 3 साल बाद डी ब्रोगली समीकरण देने के कि जो डी ब्रोगली कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे मूवेबल पार्टिकल हैं वो ड्यूअल नेचर दिखाते हैं, उनमें तरंगी गुण भी होता है। तो वो तरंग कैसी होती है मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वो मैटर वेव्स कहलाती है या द्रव्य तरंगे कहलाती है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।